हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम साइंस क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो डिस्कस करेंगे। आप तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर कह सकते हो या केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हो, जो कि होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे, उसका रेफरेंस भी लेंगे, सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके लास्ट में फिर एनसीईआरटी के जो आपके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आप उन एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारे टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो भी रिएक्टेंट्स पार्ट ले रहे होते हैं वो वापस से अपने स्टेट में नहीं आ सकते। कहने का मतलब क्या है कि जिन भी रिएक्टेंट्स का जो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं लौट सकते। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ये सबसे एक अच्छा एग्जांपल होता है केमिकल रिएक्शन का। जो खाना हमने खा लिया और जो उसका डाइजेशन हो गया तो वापस से वो अपने ओरिजिनल स्टेट फूड में नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो ये एक तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स की जैसे हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक मैग्नीशियम रिबन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका जब हम उसको बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है, वो वापस से मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, दे आर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस होती कैसे हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है उनके पीछे, एलिमेंट्स किस तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो इन सब के पीछे जो है कॉन्सेप्ट होता है एटॉमिक नंबर और वैलेंसी का। तो जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका जो रिएक्शन समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि वो किस तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और उसको समझने के लिए हमको उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और वैलेंसी एटलीस्ट याद होनी चाहिए अप टू 20। तो चलिए सबसे पहले हम सभी जो एटॉमिक नंबर अप टू 20 एटलीस्ट क्लास 10 तक में आपको इतने तो याद होने ही चाहिए। फिर उसके बाद आप क्लास 11 ट्वेल्थ में एटॉमिक नंबर अप टू 30 तक भी आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो क्लास 10 तक में इस चैप्टर में हम एटॉमिक नंबर अप टू 20, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनकी क्या वैलेंसी होती है, वो कौन सा अपनी वैलेंसी कब शो करते हैं, प्लस की शो करते हैं कि माइनस की शो करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है उनके पीछे। तो चलिए सबसे पहले हम वो चीजें डिस्कस करते हैं। तो एटॉमिक नंबर और वैलेंसी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर होगा जब वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, वो सारी चीजें समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी। फिर इसमें हम समझेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 टू 20 और हर एक एलिमेंट का क्या वैलेंसी होता है, वो सारी चीजें एक एक करके अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले होता है कि व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसके, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसी को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब उस चीज को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के जो आउटर शेल में एग्जिस्ट करते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, वैलेंसी। वैलेंसी मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एलिमेंट कैन गेन और लूज टू बिकम स्टेबल। सिंपल से अगर आप ऐसा समझो, अभी हम आगे भी समझेंगे इसको जब हम स्ट्रक्चर वगैरह सारे एलिमेंट्स का डिस्कस करेंगे। तो वैलेंसी का क्या मतलब हुआ कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एटम आइदर वो तो या तो वो गेन कर सकता है या तो लूज कर सकता है इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो 2, 8, 8 कुछ इस तरीके से वो अपने ऑर्बिट में रहें। जब किसी भी एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो अगर उसके फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो चाहेगा कि हमारे पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स तो रहें एटलीस्ट। अगर उसका जो एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा है, जब तो वो चाहेगा कि हमारे एटॉमिक नंबर या तो 8, तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर स्टेट में या तो वो 8 रहें इन ऑर्डर, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, और या तो वो चाहेगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वापस से 2 ही हो जाएं और वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। कहने का क्या मतलब है कि सभी एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि उसका जो ऑक्टेट है या उसका जो भी आउटर शेल्स हैं वो क्या हो, स्टेबल हो।
उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो वो 2, 8 इस तरीके से हो, और कोई भी चीजें और नंबर ऑफ और कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर स्टेट में ना हो। तो वो चाहे हर एलिमेंट ये चाहता है कि हमारा जो भी जो आउटर स्टेट है वो क्या हो, स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने वो या तो गेन करेगा या तो लूज करेगा इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, उसी को क्या कहा जाता है, वैलेंसी। तो ये होता है एटॉमिक नंबर और वैलेंसी का एक मीनिंग। अब हम चलिए एटॉमिक नंबर, सभी एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक नंबर होता है, उनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन, उनके जो भी न्यूक्लियस में, उसके हिसाब से उनका एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक सभी एलिमेंट्स का पढ़ेंगे, उनकी वैलेंसी क्या होती है वो भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो सबसे पहला जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर 1, जो कि होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, इसको हम H2 से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं H2 से, चल वो भी समझेंगे सारी चीजें। तो इसका जो होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो आएगा सिंपली 1 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि इसके जो आउटर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। अब हमने जैसा कि अभी आपको जब वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बताया था, हर इलेक्ट्रॉन या हर एटम ये चाहता है कि उसके जो लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो कुछ इस तरीके से हो। अगर उसका जो नंबर ऑफ उसका अगर सिंगल ऑर्बिट है तो वो चाहेगा कि वहां पे एटलीस्ट 2 रहे, या तो वो दोनों भी चले जाए तो 0 रहे, या तो अगर उसके पास दो ऑर्बिट्स हैं तो वो चाहेगा हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2, 8 इस तरीके से हों ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर शेल में, या एक ही शेल ही है उसके पास, या ऑर्बिट, शेल या ऑर्बिट आप उसको दोनों सेम ही चीज है। तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो या तो चाहेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले। अब इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो कि क्या होता है, चार्ज निगेटिव का होता है। तो अगर वो कोई एक इलेक्ट्रॉन और भी ले रहा है, यानी उसमें क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है। तो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव का। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव का, और वो किसी दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए उसका जो वो चार्ज हो जाएगा, उस पर जो वैलेंसी हो जाएगी उसकी, वो क्या हो जाएगी, निगेटिव की। तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन या तो -1 की वैलेंसी शो कर सकता है, या तो वो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको चाहेगा, या तो वो लूज भी कर सकता है उसी इलेक्ट्रॉन को। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके के एटम से वो रिएक्ट कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी एलिमेंट तो उस पर पॉजिटिव का आएगा। तो चूंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को कहीं एक इलेक्ट्रॉन उसको और मिल जाए ताकि उसके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर स्टेट 2 हो जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए, और या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को अपना दे भी सकता है किसी को, अगर किसी एलिमेंट को उसकी नीड होगी एक इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरीके से हाइड्रोजन जो है या तो -1 की वैलेंसी शो कर सकता है या तो +1 की, और यही -1 और +1 ही होती है क्या, उसकी वैलेंसी। इसी को कहा जाता है वैलेंसी। वैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट द एटम कैन गेन और लूज इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, उसी को क्या कहा जाता है, वैलेंसी। अब यहाँ पे जैसे हम समझते हैं, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो चाहेगा कि एक और हाइड्रोजन से अगर वो रिएक्ट कर ले जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ही था, तो दोनों को मिला के क्या होगा, वो शेयर कर लेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2, और वो हो जाएंगे स्टेबल। इसीलिए हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला कह सकते हो आप, या जो उसका सिंबल होता है वो क्या होता है, H2, बिकॉज दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कंबाइन होकर बनाते हैं H2, और वो दोनों इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं, और इसलिए उनका जो भी एलिमेंट क्या या सिंबल होता है वो हो जाता है H2, बिकॉज दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होकर अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं दोनों, और वो बन जाते हैं H2। तो ये होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन के बाद आता है नंबर 2 एटॉमिक नंबर होता है हीलियम। हीलियम को एक नोबल गैस या इनर्ट गैस भी कहा जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है He। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। अब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसको आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप अगर 2, 8 के फॉर्म में,
तो 2 ही आएगा। और ऑलरेडी इसके हम जानते हैं जो भी स्टेबल ऑक्टेट होता है, स्टेबल या तो शेल होता है, उसके पास या तो आउटर ऑर्बिट में 2 होने चाहिए या 8 होनी चाहिए इसी तरीके से। तो यहाँ पे उसके पास आप देख सकते हो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, इसका मतलब वो क्या है, एक स्टेबल गैस है, एक स्टेबल एलिमेंट है। इसीलिए हीलियम को क्या कहा जाता है, या तो स्टेबल कह सकते हो आप या तो नोबल कह सकते हो ऑलरेडी, इसीलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, उसको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो आउटर शेल है वो कंप्लीटली फुलफिल है, ना तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है और ना ही लूज करने की, इसीलिए वो क्या होता है, नोबल एलिमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर उसके बाद आता है सबसे पहला जो भी आप मेटालिक कैरेक्टर जो शो करता है एलिमेंट, वो होता है लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अब इसका चूंकि एटॉमिक नंबर है 3, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2 1। अब इसके पास जो 2 शेल्स हैं, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। पहला शेल ऑलरेडी फुलफिल है 2 इलेक्ट्रॉन से, और आउटर शेल में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये समझिए यहाँ पे कि जो भी उसको अगर ऑक्टेट अपना फुलफिल करना है, अगर उसको स्टेबल होना है, क्योंकि हर एलिमेंट चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करता है या तो लूज करता है। अब आप यहाँ पे देखो लिथियम के केस में उसको 2 8 या तो वो कर ले, और या तो सिंपली वो 2 पे ही आ जाए वापस। तो वो 2 केस में, केस 1 ऐसा हो सकता है, या तो वो 2 8 का अपना जो ऑक्टेट है वो फुलफिल कर ले, या केस 2 में वो चाहेगा कि जो एक आउटर शेल पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो चला जाए, तो उसके पास सिर्फ 2 ही बचे लास्ट ऑर्बिट में, तो वो क्या होगा, इस केस में भी वो स्टेबल हो सकता है। तो अगर फर्स्ट केस में अगर आप देखो, तो अगर उसके पास लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 8 कंप्लीट करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो उसको लूज कर दे, वो ज्यादा अच्छा है, वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जो है लिथियम जो है सेकंड केस को ज्यादा प्रेफर करता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसलिए उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +1। तो लिथियम क्या होता है, +1 वैलेंसी शो करता है, बिकॉज उसके पास लास्ट ऑर्बिट में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अच्छा है वो चाहेगा कि उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट ऑर्बिट में, उसको क्या कर देगा, लूज कर देगा, और वो क्या हो जाएगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा। और जो भी एलिमेंट्स, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी प्लस की वैलेंसी शो करते हैं वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, और जो भी माइनस की वैलेंसी शो करते हैं वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो लिथियम क्या होता है, हमारा सबसे पहला जो होता है वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करने वाला एलिमेंट होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1। और इसीलिए इसको इसका जो है जब कभी भी आप रिएक्शन देखोगे, जब भी ये एलिमेंट से रिएक्ट करेगा, हम लोग आगे देखेंगे, तो +1 वैलेंसी वहां पे शो करता है। तो ये बात हुई लिथियम की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर 4। एटॉमिक नंबर 4 ये होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर आता है आपका बेरिलियम। बेरिलियम, इसका सिंबल होता है Be। अब इसका चूंकि एटॉमिक नंबर है 4, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2 2, यानी कि इसके जो लास्ट ऑर्बिट है वहां पे, फर्स्ट ऑर्बिट तो इसका ऑलरेडी फुलफिल है, लास्ट ऑर्बिट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका भी लगभग आप अगर लिथियम से कंपेयर करो तो भी इसका वही कंडीशन होगा, इसके पास भी पहला केस है, या तो वो 2 8 का ऑक्टेट फुलफिल कर ले, ये करने के लिए उसको क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से लेने पड़ेंगे, या तो वो क्या करे, अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो लूज कर दे या डोनेट कर दे, ताकि उसका वो जो है सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बचे आउटर शेल में, जो कि फर्स्ट ऑर्बिट था। फर्स्ट ऑर्बिट में क्योंकि सिर्फ 2 ही और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और उसके बाद जितने भी ऑर्बिट्स होंगे उसमें क्या होगा, 2 8 8 ऐसे करके और इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो सकते हैं। तो वो चाहेगा अपने फर्स्ट ऑर्बिट में बस हमको 2 ही चाहिए तो 2 हो जाए, तो उसके केस में वो क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। तो वो भी क्या करता है, फर्स्ट केस को नहीं करता है, अपना सेकंड केस को प्रेफर करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है +2। तो जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या डोनेट करते हैं वो प्लस की वैलेंसी शो करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उस पर वैलेंसी जो होगी वो निगेटिव की आ जाएगी। इसलिए बेरिलियम का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, +2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला आता है एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन। एटॉमिक नंबर 5 होता है बोरॉन का। अब आप इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो होगा 2 3। फर्स्ट ऑर्बिट में उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो ऑलरेडी फुलफिल है। लास्ट ऑर्बिट में उसके पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस पे भी वही केस आता है। अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन वो गेन करे, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अच्छा है उसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे वो उसी को लूज कर दे या डोनेट कर दे। तो वो भी यही प्रेफर करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और कितने लूज कर रहे हैं उतनी वैलेंसी उसकी हो जाती है। तो ये प्लस का तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ताकि उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो स्टेबल हो जाए। इसलिए वो क्या करेगा? तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसलिए बोरॉन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? प्लस की 3। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर उसका आप कॉन्फ़िगरेशन करिए। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं स्टेबल होने के लिए, फिर सेकंड थर्ड में 8 और 8। तो हर एलिमेंट चाहेगा या तो हमारे पास जो अगर आउटर जो ऑर्बिट है, अगर उसके सिंगल ही ऑर्बिट है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो, सो दैट इट बिकम्स स्टेबल। अगर सेकंड या थर्ड ऑर्बिट भी है तो उसमें एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। तो वही वो चाहता है, हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होना चाहिए। तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है। फिर और गेन या लूज करने का मतलब क्या है कि जब वो किसी एलिमेंट से रिएक्ट करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो वो अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और अगर किसी एलिमेंट वो डोनेट कर रहा है दूसरा एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो इसलिए हमको एटॉमिक नंबर और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर आता है अगला एटॉमिक नंबर 6, ये होता है हमारा कार्बन। अब कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो होगा 2 4, यानी कि इसका जो लास्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में तो फुलफिल है 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे भी दोनों केस होता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले और या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दें। तो दोनों ही केसेस उसके लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज दोनों ही केसेस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। अगर वो गेन करता है तो उस पर माइनस का 4 चार्ज आ जाएगा और अगर लूज करता है तो प्लस का। तो इसीलिए कार्बन क्या होता है, काफी डाइवर्स एलिमेंट भी होता है, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों 4 की वैलेंसी भी शो करता है और काफी अलग एलिमेंट है ये। इसकी वैलेंसी क्या होती है आगे और भी वेरी भी करती रहती है जिस तरीके के एलिमेंट से वो रिएक्ट करता है। तो इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है? काफी डाइवर्स एक एलिमेंट होता है ये। तो इस तरीके से वो अपनी वैलेंसी चेंज करता रहता है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। अगला जो होता है एटॉमिक नंबर आता है नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7 के साथ नाइट्रोजन आता है। इसका फॉर्मूला भी या सिंबल कह सकते हो आप, वो होता है N2। अब इसका जो है एटॉमिक नंबर है 7 है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 2 और 5। तो 2 5 होने से होगा क्या? अब आप देखिए इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है वहां पे तो ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास जो दो केसेस आए कि या तो वो अपने पांचों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या तो वो पांचों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें और सिर्फ एक ही ऑर्बिट बचे जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो सेकंड केस क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले। अब आप खुद ही सोचिए इन दोनों केस में से सेकंड केस जो है वो ज्यादा उसके लिए एप्लीकेबल है कि 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, और वो क्योंकि गेन करेगा इसलिए उस पर -3 की वैलेंसी वो शो करेगा नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन का क्या होता है, जो वैलेंसी होती है वो माइनस की होती है, और माइनस का हम जानते हैं जो एलिमेंट्स माइनस की वैलेंसी शो करते हैं वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं। अब पहला नाइट्रोजन जो आप देखिए N2 कैसे बना? पहला जो नाइट्रोजन है इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये क्या करता है, दोनों नाइट्रोजन अपने साथ में तीनों तीनों नाइट्रोजन, 3 इसको चाहिए 3 इसको चाहिए, तो वो दोनों एक दूसरे से 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर कर लेते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला होता है या सिंबल होता है वो होता है N2, क्योंकि पहले वाले नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस सेकंड वाले नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दैट वो अपना जो ऑक्टेट है वो किस तरीके से कर ले? 2 8 कर ले। तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, इसीलिए उसका जो सिंबल हो जाता है वो क्या हो जाता है? N2। अब चलिए आगे देखते हैं। एटॉमिक नंबर आता है 8। ये काफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। इसका भी सिंबल होता है O2।
अब एटॉमिक नंबर है 8, यानी इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो हो जाएगा 2 6। अब इसको जो ऑक्टेट अपना जो फुलफिल करना है वो 2 8 को अचीव करना है, तो यानी उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी से, तो वो ज्यादा एप्लीकेबल है इन टर्म्स अगर उसको 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हो, तो उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, तो इसीलिए उसकी जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और मिल जाए तो वो क्या होगा, 2 8 का जो ऑक्टेट है वो अपना फुलफिल कर लेगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी -2 होती है। अब 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होंगे, वो आपस में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक को चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को चाहिए, वो आपस में दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, इसीलिए इसका जो सिंबल होता है वो जनरली क्या होता है, O2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एटॉमिक नंबर 9। तो अभी तक हमने देखा फ्रॉम 1 to 8 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब आता है 9th पे फ्लोरीन, फिर नेक्स्ट होगा नियोन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2 और 7। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो हो जाएगा 2 7। अब इसको भी अपना जो ऑक्टेट फुलफिल करना है वो हो जाएगा यहाँ पे 8, तो 7 से 8 पहुंचने के लिए बस हमको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से वो गेन कर लेता है, इसीलिए उसका जो वैलेंसी होती है वो होती है -1, क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए सो दैट इट बिकम्स स्टेबल। और इसीलिए क्या होता है, ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जितने कम वैलेंसी होगी वो उतने ज्यादा रिएक्टिव होंगे, बिकॉज इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो कहीं से भी मिल जाए, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो, ताकि उसका बस 1 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए और वो अपना ऑक्टेट फुलफिल कर ले। इसी तरीके से जैसे लिथियम था, उसकी +1 वैलेंसी थी, वो सब भी हाईली रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दूसरे एलिमेंट से जल्दी से रिएक्ट करेंगे कि वो उनका इलेक्ट्रॉन वो ले ले और वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो जिनकी भी वैलेंसी कम होती है प्लस या माइनस की, तो बहुत ज्यादा ही वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। अब अगला देखते हैं एटॉमिक नंबर 10। एटॉमिक नंबर 10 होता है नियोन का। नियोन और हीलियम की तरह ही ये एक स्टेबल एलिमेंट है, क्योंकि अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो आएगा 2 8। ये ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे स्टेबल है, तो इसको ना तो अपना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है, इसीलिए इसको भी कहा जाता है क्या, नोबल एलिमेंट या नोबल गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11 एटॉमिक नंबर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटेलिक एलिमेंट है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसका एलिमेंट है सोडियम और इसका सिंबल होता है Na। अब 11 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हो जाएगा 2 8 1। अब आप यहाँ पे देखो, अब इसको अगर अपना ऑक्टेट फुलफिल करना है तो इसको स्टेबल होने के लिए या तो वो 2 8 8 हो जाए, और या तो सेकंड केस क्या है कि अपना वो एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो सिंपली 2 8 हो जाए, यानी कि उसका ऑक्टेट फुलफिल होना चाहिए। या तो इस केस में वो क्या होगा, या तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, उसको सिंपली एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना पड़ेगा। तो सेम जैसे कि मेटेलिक एलिमेंट्स वो शो करते हैं, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा प्रीफर करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, +1। और सिर्फ इसकी एक ही इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना, इसकी वैलेंसी भी +1 है। तो ये सब बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपको अच्छे से रिमेंबर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में आता है सोडियम। आगे बढ़ते हैं, अब आता है अगला एटॉमिक नंबर 12, ये होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसका भी जो सिंबल होता है वो होता है Mg। अब इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे 12, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन आपको करना आना चाहिए। तो 2 8 2। अब इसका जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज लागू होगी। अगर पहला केस क्या होगा कि या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, और या तो वो अपना जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। तो गेन करना है वो भी 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इतना इजी नहीं, इसलिए वो भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, जिसको भी नीड होगी वो उसके साथ रिएक्ट करके अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा। तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इजिली छोड़ देता है, इसलिए भी इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है इसलिए +, और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, 2, इसलिए +2 वैलेंसी वो शो करता है मैग्नीशियम। फिर आता है नेक्स्ट मेटेलिक एलिमेंट, इसका होता है एटॉमिक नंबर 13, वो होता है एल्यूमिनियम।
एल्युमिनियम का आप अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हो जाएगा 283। अब यहाँ पे देखिए लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए भी वही केस एप्लीकेबल होगा। या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले ले, और या तो वो अपने जो भी तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको लूज कर दे। तो इसलिए क्या होगा, वो लूज करना ज्यादा प्रीफर करेगा। तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो प्लस की होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना है उसको, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ताकि वो स्टेबल ऑक्टेट अपना फुलफिल कर ले। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3। और जो भी एलिमेंट्स प्लस की वैलेंसी शो करते हैं वो कैसे होते हैं, मेटेलिक। और जो माइनस की वैलेंसी शो करते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आप नोट करते हुए चल रहे होंगे सारी चीजों को। अब अगला आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, इसको प्लीज अच्छे से रिमेंबर करिएगा। तो अगला आता है एटॉमिक नंबर 14। ये होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फिर आता है सिलिकॉन। इसका जो सिंबल होता है वो होता है Si। अब इसका भी अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 4। लास्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेम कार्बन की तरह या तो प्लस की 4 वैलेंसी शो कर सकता है या माइनस की। गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स अपने चारों, या तो वो किसी से ले सकता है, गेन कर सकता है, और या तो वो चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। तो इसलिए सिलिकॉन की भी डाइवर्स वैलेंसी रहती है। अगला आता है एटॉमिक नंबर 15। तो अभी तक हमने देखा जो भी एटॉमिक नंबर थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, आर्गन। फिर ठीक है, आगे भी एलिमेंट्स आएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है पहले तो सीरीज भी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आई होप आपने ये नोट भी किया होगा, तो एक बार आप फिर से मेरे साथ रिवाइज करिएगा। सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये होते हैं एटॉमिक नंबर अप टू 20। अब आता है फॉस्फोरस। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 285। अब यहाँ पे इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने से अच्छा है ये क्या प्रीफर करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिल जाए। इसी वजह से ये -3 की वैलेंसी शो करता है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़, जल्दी जल्दी आपको चीजें समझाते हैं, सारे एलिमेंट्स को कवर करते हैं, क्योंकि अब आप ये समझ गए होंगे कि कौन से एलिमेंट्स की प्लस की वैलेंसी होती है, कौन से माइनस की। फॉस्फोरस के बाद आता है अगला नॉन मेटेलिक एलिमेंट, सल्फर। इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 286। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने से अच्छा है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो माइनस की वैलेंसी आएगी, और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 2। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -2। और ये जो भी एलिमेंट्स माइनस की वैलेंसी शो करते हैं आपको पता है वो क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। तो इसलिए सल्फर वगैरह, ये सल्फर और फॉस्फोरस, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक। जो अगला नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है वो होता है क्लोरीन। और इसका जो फॉर्मूला या सिंबल होता है वो होता है Cl2। इसका जो सिंबल है, अब ये क्यों होता है चलिए दिखते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। अब यहाँ पे 7 है इलेक्ट्रॉन से, तो उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वो कहीं से गेन कर ले, सो दैट इट बिकम्स स्टेबल। तो इस वजह से क्या होता है, इसकी वैलेंसी होती है -1। अब सपोज दोनों क्लोरीन एटम में एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे वाले क्लोरीन से शेयर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम आपस में मिलकर अपना जो है ऑक्टेट फुलफिल कर लेते हैं, इसीलिए इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cl2। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एटॉमिक नंबर 18। ये भी एक हमारा स्टेबल एलिमेंट है, आर्गन। तो स्टेबल एलिमेंट हमने अभी तक 2 पढ़े थे, कौन कौन से, हीलियम और नियॉन। उसी तरीके से आता है अगला एलिमेंट आर्गन। अब इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 288, यानी कि इसका ऑलरेडी ये क्या है, एक अपनी स्टेबल स्टेट में है, इसीलिए इसको भी क्या कहा जाता है, एक नोबल एलिमेंट या नोबल, ये गैस के फॉर्म में होते हैं तो इसलिए नोबल गैस है। तो इसको भी ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है और ना ही देने की जरूरत है, इसलिए ये क्या होते हैं, ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। फिर आता है अगला, अब इसके बाद आएगा पोटेशियम। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट जो होता है पोटेशियम। आपको ये रिमेंबर करना है कि इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, के। अब इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2881।
तो इसके भी जो आप लास्ट ऑर्बिट में देखो, अब ये न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है, यानी कि ऑर्बिट भी इसके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अब ये जो होगा अपने न्यूक्लियस से क्या होगा, काफी दूर है, इसलिए ये उस पर ज्यादा फोर्स भी नहीं लगा पाएगा, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन वो इजिली डोनेट कर देगा या लूज कर देगा, जो भी आप कह सकते हो। तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर सकता है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट होता है, और इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस की 1, बिकॉज इट कैन इजिली डोनेट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट टू बिकम स्टेबल 288। अब ये स्टेबल हो जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा रिलीज होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाएगा 288। तो वो ये ऑर्बिट अपना फुलफिल करना चाहेगा। अब पोटेशियम के बाद जो लास्ट एलिमेंट होता है एटॉमिक नंबर 20, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 20 तक ही, वो होता है कैल्शियम। इसका जो सिंबल होता है वो होता है Ca। अब इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2882। अब ये भी देखिए आप न्यूक्लियस से अपने काफी दूर है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने से अच्छा है वो क्या करेगा, अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो उसको डोनेट कर देगा या लूज कर देगा। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो इस पे कैसी वैलेंसी हो जाएगी, प्लस की, और कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर रहा है 2। तो इस तरीके से आप उसकी वैलेंसी फाइंड कर सकते हो, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा कुछ इस तरीके से 288। तो ये हो जाती है कैल्शियम की वैलेंसी प्लस की 2। तो अभी तक हमने ये देखा कि एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20 कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो किस तरीके की वैलेंसी शो करते हैं। अब जब हम ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि अब एलिमेंट्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एटॉमिक नंबर और वैलेंसी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एलिमेंट्स के क्या एटॉमिक नंबर होते हैं और उनकी क्या क्या वैलेंसी होती है, किस एलिमेंट्स की वैलेंसी प्लस की होती है, कि किन एलिमेंट्स की वैलेंसी माइनस की होती है। तो अब चलिए देखते हैं अब उन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जो है आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि हमारा जो है कि HCl, अब HCl का हम फॉर्मेशन देखें अगर, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आप देख सकते हो, एक तो है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। अब आप इनकी वैलेंसी भी जानते हो। अब वैलेंसी क्लोरीन की कितनी होती है हम जानते हैं -1, और हाइड्रोजन की कितनी होती है +1। अब दोनों की वैलेंसी क्या हो रही है, दोनों की सेम ही वैलेंसी है। तो अब यहाँ पे होता क्या, एलिमेंट्स अब बनते कैसे हैं, तो जो भी उनकी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि सेम ही ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस और माइनस दोनों की वैलेंसी क्या हो गई, क्रॉस आउट हो गई और बन गया हमारा HCl। अब सपोज HCl की जगह यहाँ पे होता मैग्नीशियम। तो अगर हम देखें अब क्लोरीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ अगर हम देखें तो वह हम जानते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी होती है +2 और क्लोरीन की तो -1 ही है। तो यहाँ पे अगर आप इनकी वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो अब 1 आ जाएगा मैग्नीशियम के नीचे यहाँ पे, और 2 जो है आ जाएगा आपका क्लोरीन के नीचे, कुछ इस तरीके से। अब या तो आप यहाँ पे 1 लिखो चाहे ना लिखो उसकी बात एक ही है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो क्या बना, MgCl2। तो इस तरीके से मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है और क्लोरीन की -1, जब आप उन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीशियम के वैलेंसी क्लोरीन के नीचे क्लोरीन पे चली जाएगी और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम पे, मतलब नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है MgCl2। ये बन जाएगा यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। और जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आप इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो, या इसका जो कॉमन टर्म होता है, ये एक एसिड हाईली रिएक्टिव हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से क्लोरीन जो है कुछ एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब अगर आप इसी क्लोरीन का रिएक्शन हम आगे देखें तो अब एल्युमिनियम के साथ अगर सपोज हमको रिएक्शन करवानी है क्लोरीन की और ये चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट बनेगा, तो हम जानते हैं एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है +3 और क्लोरीन की कितनी होती है -1। अब आप इन दोनों की वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Al पे क्या हो जाएगा, सिंपल 1 से ही मल्टीप्लाई होगा और क्लोरीन पे क्या होगा 3 आ जाएंगे, 3 क्लोरीन के आइटम्स, तो बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यानी कि ये जो Cl- होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड। ये आपको अच्छे से रिमेंबर करना है। ये किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है तो वो कैसा एलिमेंट बना रहा है, क्लोराइड का। ये कुछ बन जाएगा AlCl3।
अब आप इसका जो, अगर आप सिंबल भी समझना चाहें, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, अब आप जानते हैं एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, और क्लोरीन को क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो हर एक क्लोरीन एटम, इस उसके क्लोरीन के जो आउटर ऑर्बिट होता है वहां कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन से वो एक क्लोरीन का एटम शेयर करेगा, तो उस पर कितने हो जाएंगे, 8। उसी तरीके से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम के पास, उससे क्लोरीन का अगला एटम रिएक्ट करेगा जिसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक एल्युमिनियम से ले लेगा वो, तो उसके पास भी कितने हो जाएंगे, 8। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एल्युमिनियम के पास जो अगला, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा है, उस पे क्लोरीन का जो अगला एलिमेंट है वो रिएक्ट करेगा जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और इस एक जो एल्युमिनियम ने दे दिया उसको, उसकी हेल्प से इसके पास भी कितने हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने आउटर ऑर्बिट में। तो इसीलिए जो है वो एल्युमिनियम 3 क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ बन जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका जो सिंबल, जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से जो होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर हम देखें और जो फॉर्मूले, जैसे अगर हम जैसे वाटर का बात करें, तो वहां पे हाइड्रोजन जो कि प्लस की 1 वैलेंसी शो कर रहा है, और ऑक्साइड OH माइनस, तो ये दोनों जब मिलेंगे आपस में तो प्लस और माइनस दोनों की वैलेंसी क्रॉस आउट हो जाएगी और बन जाएगा HOH। अब इस HOH को, यहाँ पे H के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, H2O। तो आपको सिंपल सा, इसीलिए हमने जो जब ये स्टार्ट किया है इस चैप्टर को, तो हमने सबसे पहले एटॉमिक नंबर और वैलेंसी का ही कॉन्सेप्ट क्यों सीखा, ताकि अगर आपको उनके वैलेंसीज अच्छे से पता है तो आप उन एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करवा के इस तरीके से एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, किस तरीके उनके वैलेंसीज को आपस में क्रॉस आउट करके। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो एलिमेंट्स है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। अब जैसे अगर एक और एलिमेंट की हम बात करें, अमोनिया की। अब अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन हम जानते हैं माइनस की 3 वैलेंसी शो करता है, और हाइड्रोजन जो है प्लस की 1। तो अब यहाँ पे जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा NH3 अमोनिया। अब इसमें भी कैसे हुआ होगा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप तो आएगा 2 और 5, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। अब इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसको ड्रॉ करें 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन से इसको 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो वो अब क्या करेगा, सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट अगर कर ले, उसका अपना जो ऑक्टेट होगा वो क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। एक हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन ने ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इस वाले हाइड्रोजन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको इसके साथ शेयर कर लिया, और ये वाले हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो अब आप काउंट करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जाके इसका जो है ऑक्टेट वो कंप्लीटली फुलफिल हो गया। अब इसीलिए अब ये स्टेबल हो गया, इसलिए अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH3। आई होप अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि एलिमेंट्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसीलिए मैंने इससे पहले आपको जो है एटॉमिक नंबर और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए कि किस एलिमेंट्स का क्या एटॉमिक वैलेंसी होती है और वो किस तरीके से आपस में रिएक्ट करते हैं। तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपको सिर्फ उनके वैलेंसीज को क्या है, क्रॉस आउट कर देना है। और वैलेंसी उनकी कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आएगी एटॉमिक नंबर से। तो आपको 1 से लेकर के 20 तक एटलीस्ट एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसलिए हमने सबसे पहले इस चैप्टर में उस टॉपिक को ही कवर किया, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से समझ लोगे तो आप किसी भी कोई भी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कर ले जाओगे, और फिर जब एक एलिमेंट, एक जो हमारा एलिमेंट होगा दूसरे से जब रिएक्ट करेगा, जैसे जब आगे इस चैप्टर में देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या और सारी रिएक्शन, तो उसमें आप अच्छे से इस चीज को अगर यहाँ पे समझ लोगे तो वो रिएक्शन आपको वहां याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या है। अगला जो कॉन्सेप्ट टॉपिक होगा वो होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द राइट हैंड साइड। कहने का क्या मतलब है कि जितने भी आपके जो रिएक्टेंट्स आपके जितने भी अमाउंट में रिएक्ट कर रहे हैं और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है
उसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट है उनका अमाउंट जो है वो सेम होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन है तो बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन का एक आप ऐसा एक डेफिनेशन कह सकते हो कि द नंबर ऑफ एटम्स in the left hand side of any reaction should be equal to the number of atoms in the right hand side। अगर किसी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसी भी रिएक्टेंट के वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल होंगे तभी उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक काफी पॉपुलर रिएक्शन होती है कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये काफी पॉपुलर रिएक्शन होती है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज हीट रिलीज होती है और डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ फ्लेम्स भी रिलीज होती हैं। तो अभी हमने क्या किया कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का यहाँ जो आप सिंबल कह सकते हो, फॉर्मूला कह सकते हो, वो लिख लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लिया। अब चलिए पहले इसको बैलेंस करने से पहले ये समझते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना। तो अभी तक हमने ये एटॉमिक नंबर ऑफ वैलेंसी का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो हमको ये पता है कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। अभी आप इसका सिंबल को भूल जाइए, आप उसकी वैलेंसी पर ध्यान रखिए। अब जब आप इनकी वैलेंसीज को आपस में क्रॉस आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ देखिए +2 है मैग्नीशियम की और -2 है ऑक्सीजन की। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो जाहिर सी बात है वो MgO ही बनेगा बिकॉज दोनों की वैलेंसीज क्या है, सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो इस वजह से यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ बिकॉज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसीज 2 है, बस मैग्नीशियम की +2 है और ऑक्सीजन की -2 है। इस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का फॉर्मेशन हुआ, ना कि MgO2 या Mg2 ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बना। तो हमने ये सीखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही क्यों बना। अब चलिए अब बात आती है कि इसको बैलेंस करने की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आप कोशिश ये किया करो कि जो एलिमेंट सिंगल अमाउंट में प्रेजेंट है पहले हम उससे स्टार्ट करें। तो जैसे कि आप और यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ही अभी सिंगल हैं, कोई ऐसा इनके साथ एलिमेंट को लगा हुआ नहीं है, तो आप किसी भी एलिमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 एटम्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, तो हम कहाँ पे इसको प्रोडक्ट के पूरे सबसे बाहर में ही 2 लगा देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। बट जब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया इस पूरे प्रोडक्ट में तो मैग्नीशियम पे भी 2 आ गया, 2 एटम्स जो है मैग्नीशियम के भी हो गए। तो मैग्नीशियम को भी हमको यहाँ बैलेंस करना है, तो 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम हम यहाँ भी ऐड कर देंगे। तो अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई कि 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। यहाँ पे भी Mg के 2 एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और इसमें क्या है आप देख सकते हैं 2 एटम्स Mg के भी हैं और O के भी हैं, यानी मैग्नीशियम के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। तो ये इस तरीके की रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में थे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये हमारा राइट हैंड साइड हुआ। आप यहाँ पे जब नंबर ऑफ एटम्स काउंट करोगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। Mg के भी यहाँ 2 एटम्स, ऑक्सीजन के भी यहाँ 2 एटम्स, और यहाँ पे 2 एटम्स Mg के और 2 एटम्स ऑक्सीजन के, तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं, वो सेम हो गए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स को और अच्छे से समझते हैं। एनसीईआरटी में एक आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको ये पहचानना है क्या ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है कि नहीं है। Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन जब होती है तो बच्चे काफी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है, क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो बैलेंस करने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि रिएक्शन हो कैसे रही है। अब यहाँ पे आप देखिए जिंक जो है यहाँ पे प्लस का वैलेंसी शो करेगा, प्लस की 2 वैलेंसी होगी, और अभी आप हाइड्रोजन और SO4 को जब ब्रेक करोगे तो SO4 पे -2 आ जाएगा और इस पे यहाँ पे प्लस का 1 हाइड्रोजन पे। अब यहाँ पे आपका जो प्लस का वैलेंसी जिसके जिंक पे था और यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे जो माइनस का वैलेंसी था वो आपस में बना लेंगे प्रोडक्ट ZnSO4, और हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा और इसके यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम अभी आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इनको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जिंक जो है हाइड्रोजन और ये सल्फेट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है सल्फेट को फ्रॉम हाइड्रोजन, और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो SO4 पे जो -2 चार्ज है ये जब किसी भी एलिमेंट से ऐड हो जाता है तो फॉर्मेशन होता है किसका, सल्फेट का। जैसे कि यहाँ ZnSO4 बना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिंक सल्फेट। तो ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। हम अभी आगे जब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो वहां पे इसको और अच्छे से समझेंगे।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है सल्फेट, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे अभी हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी इस बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड कर देते हैं और अपने बैलेंसिंग पे आते हैं कि क्या ही हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जिंक के 1 एटम्स हैं, यहाँ पे भी 1 ही एटम है जिंक का। SO4 भी 1 है, सिंगल है, यहाँ पे SO4 भी एज इट इज ही है। हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यानी कि ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के ऑन बोथ द साइड्स LHS एंड RHS आर इक्वल, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये वाली इक्वेशन जो है ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक एग्जांपल से और समझते हैं कि हम कैसे रिएक्शंस को और अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे आप किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, बट कोशिश ये किया करो कि जो एटम पहले सिंगल ही प्रेजेंट है, सबसे पहले हम उसको बैलेंस कर ले जाएं। जैसे कि आपका एक अच्छा रिएक्शन दिया है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2, Fe3O4 plus H2, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे उन एटम्स को सबसे पहले बैलेंस करने की जो सिंगल अमाउंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए आयरन जो है Fe यानी मीन आयरन, तो आयरन जो है यहाँ पे अभी सिंगल है और यहाँ पे है Fe के 3 एटम्स। तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए यहाँ पे 3 लगा के। तो यहाँ पे भी 3 एटम्स हो गए आयरन के, यहाँ पे भी 3 हो गए, तो आयरन का काम हो गया खत्म, वो उसको हम बैलेंस कर चुके हैं। अब बात आती है, अब आप यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है वो सिंगली प्रेजेंट है हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे ऑक्सीजन के आप 4 एटम्स देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ऑक्सीजन, और क्योंकि Fe3O4 में हमने Fe को तो बैलेंस कर ही चुके हैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके, अब बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ है, यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के साथ H2O वाटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बाहर में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया और आयरन हमारा बैलेंस हो गया, तो हमारा Fe3O4 बैलेंस हो गया ऑन बोथ द साइड्स LHS एंड RHS। अब बारी आती है किसकी, हाइड्रोजन की। अब आप हाइड्रोजन के यहाँ देखिए 4 into 2 इट मींस 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। तो यहाँ पे भी आप क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो जाएंगे। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई, हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो इसमें आप सबसे पहले ये अप्रोच रखा करिए कि जो भी एटम हमारा सिंगली प्रेजेंट है सबसे पहले हम उसको बैलेंस कर दें, फिर उसके आगे जो अगला एटम उसके साथ में था सबसे पहले उसको आप फिर उसको बैलेंस आप करिए। तो इससे होगा क्या कि ये पूरा का पूरा जो हमारा एलिमेंट है Fe3O4 वो पूरा बैलेंस हो जाएगा ऑन बोथ द साइड्स। फिर जब बात आएगी हाइड्रोजन की, तो आप उसमें क्या है कि बिकॉज ये सिंगली प्रेजेंट है तो इसको हमको बैलेंस करना इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन को क्या होगा, बैलेंस कर सकते हो, और ये फिर ये आपकी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही एटम्स आपके राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए, तभी उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आई होप अभी तक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ये काफी बार बच्चों से पूछा भी जाता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसको साफ क्यों करते हैं किसी भी किसी सैंड पेपर से या किसी और मटेरियल से। तो होता क्या है कि मैग्नीशियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो मैग्नीशियम जो है जब अगर हम उसको काफी देर तक एयर के एक्सपोजर में छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा मैग्नीशियम कुछ इस तरीके से। तो अगर मैग्नीशियम को काफी देर तक एयर के एक्सपोजर में रख दिया जाए, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसकी वैलेंसी प्लस की 2 होती है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा अपने ऊपर। तो जब मैग्नीशियम लेयर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, तो उसको बर्न करना इजी नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, उसको अच्छे से रब किया जाता है ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर मैग्नीशियम रिबन पे बन गई है वो अच्छे से साफ हो जाए, उसके बाद ही हम उसको बर्न कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को सबसे पहले क्लीन किया जाता है सो दैट जो लेयर बनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो उस पे से रिमूव हो जाए। तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको ये समझना, हाइड्रोजन का नेम है हाइड्रोजन
प्लस क्लोरीन का सिंबल है Cl2, H2 प्लस Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी आप जानते हो कि H की जो वैलेंसी हाइड्रोजन की होती है +1 और क्लोरीन की -1, तो जब ये फॉर्म होंगे, जब इनका रिएक्शन होगा तो वैलेंसीज क्रॉस आउट हो जाएंगी और बन जाएगा हमारा HCl, प्लस माइनस की वैलेंसी क्या होंगी, क्रॉस आउट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे बात आई, अब ये रिएक्शन अभी हमारी बैलेंस में नहीं, यहाँ पे देखिए आप हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ क्लोरीन के 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पूरी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स और क्लोरीन के 2 एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो गया हमारा पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। या हाइड्रोजन क्लोराइड को ही आप क्या होता है, ये इसी को आप क्या कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आता है बैरियम क्लोराइड। अब क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो बैरियम क्लोराइड का हमको यहाँ पे सिंबल याद होना चाहिए BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम सल्फेट देखिए बनेगा कैसे, एल्युमिनियम की हम जानते हैं वैलेंसी होती है +3 और सल्फेट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा SO4 की होती है -2। अब इनकी वैलेंसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा एल्युमिनियम के नीचे और 3 चला जाएगा SO4 का होल थ्राइस। तो ये हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। अब देखिए ये बनेगा क्या, तो आपको यहाँ पे रिएक्शन कोई भी लर्न नहीं करना है, आपको बस समझना है कॉन्सेप्ट। अब आप यहाँ पे देखिए बैरियम की जो वैलेंसी है वो +2 है, क्लोरीन की -1, आप उनकी वैलेंसीज को ऊपर लिख लिया करिए, एल्युमिनियम की +3 और SO4 की -2। अभी आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एटम से नहीं मतलब है, उनकी वैलेंसीज से मतलब है, क्योंकि वो आपस में क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं प्लस का जो होगा वो माइनस के साथ ही अट्रैक्ट होता है, तो बैरियम का +2 और सल्फेट का -2, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो बनेगा बैरियम सल्फेट, बिकॉज इन दोनों की वैलेंसीज जो है वो प्लस और माइनस की हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे जब भी इनका क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये एक एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो भी हम आगे भी देखेंगे। तो प्लस का 2 जो है माइनस के 2 वैलेंसीज के साथ अट्रैक्ट होकर बनाएगा बैरियम सल्फेट। अब आप यहाँ पे देखिए बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा यहाँ पे एल्युमिनियम और क्लोराइड। अब एल्युमिनियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आप ऐसे समझिए कि एल्युमिनियम की +3 वैलेंसी होती है और क्लोरीन की -1। जब ये इनका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो बनेगा AlCl3, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, कुछ इस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बारी आएगी इनको बैलेंस करने की, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स वो हमको चेक करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन दी हो तो आप बता सकते हो कि वो रिएक्शन कैसे हो रही होगी और किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, अगर आपको उनकी वैलेंसीज अच्छे से रिमेंबर है तो। इसीलिए हमने सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एटॉमिक नंबर और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट सीखा। अब हम यहाँ देखते हैं, अब बारी आएगी इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो यहाँ पे आप देखिए बैरियम से स्टार्ट करिए, बैरियम 1 एलिमेंट, बैरियम 1 एलिमेंट, ओके। SO4 आप यहाँ पे देखिए SO4 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हमको उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा सो दैट SO4 बिकम्स बैलेंस ऑन बोथ द साइड्स। अब SO4 तो बैलेंस हो गया बट बैरियम भी 3 हो गया, तो यहाँ पे बैरियम को बैलेंस कर लीजिए, तो 3 टाइम्स ऑफ बैरियम, तो अब BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट हमारा बैलेंस है। अब बारी आई एल्युमिनियम और क्लोरीन की। अब आप यहाँ पे देखिए हमारा क्लोरीन कितना है, 6 है, 6 एटम्स हैं क्लोरीन के, और एल्युमिनियम के हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे आप ऐसे देखिए सिर्फ क्लोरीन को पहले पकड़िए, क्लोरीन के यहाँ पे 6 एटम्स हैं और यहाँ पे क्लोरीन के 3 ही एटम्स हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन कितना हो गया, 6। अब बारी आई एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम के यहाँ 2 एटम्स हैं, यहाँ भी ऑलरेडी 2 एटम्स हैं, तो अब जाके ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसमें आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा कि कौन सा एटम हमको बैलेंस करने पे हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। अब थर्ड पार्ट जो आता है, सोडियम की रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा और कैसे होगा। अब यहाँ पे आप देखिए सोडियम की वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है और वाटर जो है वो ब्रेक होगा किसमें, H+ और OH- में। तो प्लस का जो है वो माइनस के साथ रिएक्ट करके बना लेगा NaOH और बचेगा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ये रिएक्शन इस तरीके से होगी। अब हाइड्रोजन, आप यहाँ पे कई बच्चे पूछ सकते हैं यहाँ पे तो H+ था लेकिन H2 क्यों बना, तो उसका एक सिंबल होता है H2, इसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तभी वो जाके वहां पे वो स्टेबल शो होता है। जैसे कि उसमें एक हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में और अगले हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, तो दोनों आपस में शेयर करके बना लेते हैं H2। अब बारी आई, ये तो हुआ कि हमारा रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ। अब बारी आई इसको बैलेंस करने की। तो आप यहाँ पे देखिए इसकी हमारा जो सोडियम है वो सिंगल है, अभी तो यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी सिंगल है, ठीक है, बट हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अभी ये जो 3 है मेरे पास, इसको अगर हम
3 एक और नंबर है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए अगर एक इवन नंबर में कन्वर्ट कर लें, तो अगर आप यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू द 4 प्लस 1 5, वो फिर भी एक ऑड नंबर ही आएगा। तो अब यहाँ ना मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 यानी कि 4। अब ये एक इवन हो गया, तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑलरेडी एक इवन नंबर है। तो अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब लेकिन इसको बैलेंस करने की वजह से क्या हुआ, बाकी आइटम्स पे भी असर पड़ा। तो ऑक्सीजन पे भी 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि ऑक्सीजन यहाँ पे भी अभी 2 है, अच्छी बात है, ठीक है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब यहाँ सोडियम जो है वो 2 हो गया, तो यहाँ पे सोडियम सिंगल है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये पूरी रिएक्शन क्या हुई, आपकी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से हम क्या होगा, किसी भी रिएक्शन को है बैलेंस कर सकते हैं। अब अगला बोल रहा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, सोडियम सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। चलिए ये वाली रिएक्शन को समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखे। इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, it means BaCl2, it reacts with sodium sulfate, सोडियम और सल्फेट। अब हमने यहाँ पर अब ये फॉर्मेशन कैसे होगा इसका, Na की प्लस की वैलेंसी और इसकी माइनस की 2, तब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा Na2SO4, और बेरियम की प्लस की 2, क्लोरीन की माइनस की 1, तो बन गया BaCl2। अब यहाँ पे जब इसका डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो बेरियम की हम जानते हैं प्लस की 2 वैलेंसी है, क्लोरीन की माइनस की 1, सोडियम की प्लस की 1, सल्फेट की माइनस की 2, तो बनेगा क्या BaSO4 और प्लस NaCl। अब आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने सबसे पहले रिएक्शन लिखा, याद नहीं किया कुछ भी, बस वैलेंसी का कॉन्सेप्ट याद रखा, और जो यहाँ पे प्लस का सिंबल था वो यहाँ पे यहाँ के जो माइनस के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ का जो प्लस था वो इसके माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस ही आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। अब बारी आई बैलेंस करने की। तो अब यहाँ देखिए बेरियम सिंगल एटम है, यहाँ पे भी सिंगल एटम है, ठीक है, सल्फेट यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो बेरियम सल्फेट बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और सोडियम के भी 2 एटम्स हैं, और यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन दोनों ही सिंगल सिंगल है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सिर्फ हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारी पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बाकी सारे एटम्स जो है ऑलरेडी बैलेंस थे बेरियम सल्फेट में, सिर्फ सोडियम और क्लोरीन ही बच रहा था जिसपे ऑलरेडी 2 एटम्स थे, और यहाँ पे सिंगल ही है, सोडियम भी और क्लोरीन भी, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इसी का जो सेकंड पार्ट देखते हैं, ये बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH solution in water reacts with hydrochloric acid, it reacts with HCl to produce sodium chloride and water। ठीक है, अभी हम पहले इसको समझते हैं कैसे रिएक्शन हो रही होगी। अब यहाँ पे आप जानते हैं Na का प्लस और OH का माइनस, और HCl में भी H प्लस और OH माइनस। देखिए यहाँ पे अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहिए, तो आपको कोई भी रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही क्या होगा उसको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाओगे अगर आपको वैलेंसीज अच्छे से याद है। अब यहाँ पे जो प्लस का एटम है वो यहाँ पे माइनस से रिएक्ट करके बना लेगा NaCl, और बचा क्या यहाँ पे H और OH, और यहाँ पे ऑलरेडी H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब बारी आई इसको बैलेंस करने की, NaOH और HCl। तो यहाँ पे Na का सिंगल एटम, क्लोरीन का सिंगल, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एटम्स और ऑक्सीजन सिंगल, यानी कि रिएक्शन ऑलरेडी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसमें हमको कोई भी एक्स्ट्रा एटम से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। तो आपको वर्ड्स का, जैसे आपको कोई भी रिएक्शन वर्ड्स में दी है, तो आप कैसे उसका फॉर्मेशन करोगे। तो जैसे कि अगर दिया है मान लीजिए सोडियम सल्फेट, तो आप पहले यहाँ पे सोडियम का फॉर्मूला लिख लो और सल्फेट का। अब इनकी आपकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए, सोडियम की +1, सल्फेट की -2। अब इनकी वैलेंसीज को आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बन गया आपका सोडियम सल्फेट। देखिए आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हो अगर आपको वैलेंसीज अच्छे से रिमेंबर हैं तो ये हुआ। अभी तक हमने सीखा कि हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या एलिमेंट्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट सीखा, और एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट सीखा। तो ये आप अच्छे से रिमेंबर करिएगा, जो एटॉमिक नंबर को आप अच्छे से याद करिए 1 से लेकर के 20 तक, एटलीस्ट क्लास 10th तक में। फिर 11th 12th में तो खैर आपको 30 तक याद होना ही चाहिए, बट एटलीस्ट क्लास 10 तक आपको 1 से लेकर के 20 एटॉमिक नंबर और उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि 288
वो आपको थोड़ा सा तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि उनका कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। जब आप 11th या 12th में जाएंगे फिर तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सेल कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बट क्लास 10th तक में आप कम से कम इतना समझो कि जो पहला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एटलीस्ट टू बिकम स्टेबल। उसके बाद 8 और उसके एंड देन सो ऑन। तो अगर वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता रहेंगी तो आप कोई भी एटॉमिक नंबर से आप वैलेंसी उसकी कैलकुलेट कर सकते हो, और जैसे ही आपको वैलेंसी याद हो जाएंगी तो आप किसी भी एलिमेंट्स को आप देखिए आप उसका रिएक्शन करवा सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पे सिंपल वैलेंसी याद होंगी तो यहाँ की जो वैलेंसी प्लस की होगी वो यहाँ की माइनस से रिएक्ट करेगी, तो आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अपने आप कर पाओगे और आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे, उसी में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी देखते हैं कि क्या होती हैं। तो हमारा जो अब अगला टॉपिक होगा वो होगा द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं चलिए वो समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे इसमें जो आपका जो सिलेबस है उसमें 4 टाइप्स के गिवन है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहली रिएक्शन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए मेरे पास कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, वो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो भी एटम्स होंगे वो आपका कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब जैसे इसके आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें इसके, बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे कि वाटर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे वाटर का। तो आप इस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन के 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन, देखिए बैलेंसिंग जो है आपका हर जगह काम आएगा, हर तरीके के रिएक्शन में आपका हर एक केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात करें तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे 2 एटम्स अलग अलग थे बट जो प्रोडक्ट बना वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और अगर हम देखें, अगर बर्निंग ऑफ कोल की बात करें कि कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनेगा तो क्या होगा, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब जैसे आपके एक एग्जांपल आपके जो एनसीईआरटी के बुक में गिवन है, चलिए उसको समझते हैं कि जब भी हम क्या होगा, सिलेक्टेड लाइम यानी कि या जो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करेंगे, देखिए वाटर से ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, आप जानते हैं कैल्शियम की वैलेंसी प्लस की 2, ऑक्सीजन की माइनस की 2, हाइड्रोजन की प्लस की 1 और OH की माइनस की 1, H और OH में ब्रेक होगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम का जो प्लस है वो हाइड्रोक्साइड OH जो है उसके साथ चला जाएगा, बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस वाटर में तो वो ऑलरेडी है तो फिर वो बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वाटर में ही है। तो इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब बारी आई कि बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम सिंगल है, हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल 1 और प्लस 1 2 है, यानी ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए ये एक सिंगल एलिमेंट है A, यहाँ पे ये एक सिंगल एलिमेंट है, इसको मान के चलिए B, तो फॉर्मेशन क्या होगा इन दोनों का AB। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसको आपको अच्छे से रिमेम्बर करना है कि इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, हीट इज रिलीज, यहाँ पे काफी अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज हो उनको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जब एलिमेंट्स रिएक्ट करें तो जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो उसके साथ साथ हीट भी रिलीज हो। यहाँ पे आप ऐसे प्लस ट्राइंगल का एक सिंबल बना सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, हीट। तो हीट रिलीज हो रही है
या एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, द फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। ये बन गया हमारा सिलिकेट लाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल का भी हमने एग्जांपल देख लिया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी सीख लिया। अब इसमें आता है एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है कि रेस्पिरेशन जो है हमारा, क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन को समझते हैं कि रेस्पिरेशन जो है हमारा, कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। तो देखिए इसमें जो आपका जो प्रोसेस को बताया गया है वो किस तरीके से बताया गया है कि जो भी हम फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे हमारे ब्लड में, वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लूकोज में। और यही जब ग्लूकोज जो है कंबाइन करता है जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स में, तो उसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। तो अब इस रिएक्शन को समझते हैं। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो है हमारा ये ग्लूकोज होगा जो हमारे बॉडी में है, हमारे ब्लड में है, जो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, C6H12O6 प्लस 6O2। ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद करनी है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, लार्ज अमाउंट में रिलीज होगी और उसी से हमको क्या होगा, फिर हमको एनर्जी मिलती भी है। तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख रहे हो कि ये एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये कैसा एक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आपका जो है एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि क्या रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि रेस्पिरेशन मतलब वो प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है कि जो भी आप फूड कंज्यूम करते हो जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में। वही ग्लूकोज जब आपके जो ब्लड में प्रेजेंट है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है इसका एनर्जी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और ये रिएक्शन आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी हमारी लार्ज अमाउंट में रिलीज हो रही है, इस वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। तो अगर आपसे कोई पूछता है या पेपर में आता है आपका ये क्वेश्चन, तो आपको 3-4 लाइन में वो चीज एक्सप्लेन कर देनी है और आपको ये रिएक्शन अच्छे से लर्न कर लेनी है। ये फॉर्मूला होता है किसका, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस किसका, रेस्पिरेशन का, कि यस रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा पहला रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन विच वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही अपोजिट आप कह सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, जब दो एलिमेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, और यहाँ पे क्या होगा, वही प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक होगा जब उस पे हीट या एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी किसी भी फैक्टर से, तो वो क्या होगा, एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। और ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट टूट के 2 या 3 एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाए, उसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 में। यहाँ पे आप देख सकते हो हीट। तो ये एक अच्छा एग्जांपल होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ये हो गया हमारा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन मतलब देखिए वो एलिमेंट ब्रेक हो रहा है तो कैसे ब्रेक हो रहा है, वो अपने से तो ब्रेक होगा नहीं, तो वो 3 फैक्टर से ब्रेक हो सकता है। या तो हम उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डाल रहे हो, या उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो ब्रेक होने के लिए, फिर या तो प्रेशर वगैरह इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो हीट का एक जैसे हीट का तो एक एग्जांपल हो गया। अब एक इलेक्ट्रिसिटी का भी एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि कॉमन एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर वाटर में हम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो होता क्या है, वो H और OH में ब्रेक हो जाता है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 प्लस O2, ये हो जाएगा ये आपका वाटर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। या आप इसको ऐसे सिंपली ऐसे भी कह सकते हो कि जब H2O का जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो वो सिंपली क्या होगा, H प्लस और OH माइनस आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से होता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या होगा कि उनका जो डिकम्पोजिशन होगा।
तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें एक और अच्छा एक फैक्टर आता है, फॉर एग्जांपल हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक फैक्टर और भी होता है जैसे सनलाइट। अब जैसे सनलाइट में क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, सिल्वर में, और किसमें हो जाएगा, क्लोरीन में। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे किसकी हेल्प से, वो सनलाइट की हेल्प से। तो सनलाइट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी मदद से भी वो क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएगा एलिमेंट्स अपने अपने करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट्स में। तो 2AgCl विल गिव यू 2Ag प्लस Cl2। तो यहाँ पे आपका जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो किन फैक्टर से हो रही है, उन फैक्टर्स के अलग अलग एग्जाम्पल दीजिए। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि बाय द इफेक्ट ऑफ हीट, बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय द इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इन तीन मेन फैक्टर्स की वजह से हमारा जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, हम रिएक्टिविटी सीरीज को भी समझेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज हमारी क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा जो क्लास 10th में है, जिनको साइंस वगैरह के में थोड़ा कंफ्यूजन है या उतने कॉन्सेप्ट उनको नहीं क्लियर है, तो प्लीज उन तक ये वीडियो भी जरूर पहुंचाइएगा सो दैट उनका भी कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाए। तो चलिए अब ये देखते हैं हमारी नेक्स्ट तरीके की रिएक्शन जो कि होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, द थर्ड पार्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि आपको कोई भी रिएक्शन अगर आपका वो वर्ड जो दिखा हुआ है जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको उनका मतलब पता रहेगा तो आप कोई भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टाइप की है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेस का मतलब हुआ किसी की जगह लेना या किसी को खिसका के उसकी जगह बैठ जाना, डिस्प्लेस कर देना उस चीज को। तो जैसे कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं A प्लस BC सपोज, तो इसमें क्या होगा, A जो है C के साथ चला जाएगा और B को क्या होगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से उसको हटा देगा और वो खुद वो जगह ले लेगा। इसी तरीके की रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देखिए A ने जो है B को हटा दिया, B की जगह ले ली और खुद बैठ गया वहां आके, तो ऐसे ही नहीं उसको डिस्प्लेस कर देगा। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री या कोई एलिमेंट्स जो होते हैं किसी को ऐसे ही नहीं डिस्प्लेस कर देते, अगर वो एटम्स उस जिसको डिस्प्लेस कर रहा है अगर वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है तभी वो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। अब ये रिएक्टिव क्या होता है, रिएक्टिविटी चीज क्या होती है, तो उसके लिए हमको एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन होती है कि रिएक्टिविटी सीरीज। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज अगर हमको थोड़ा सा भी मेमोराइज है तो वो हमको काफी काम देगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो एटम्स टॉप पे होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे और जो नीचे वाले एटम्स होंगे वो कम रिएक्टिव होंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको जो है कुछ कुछ मेन एलिमेंट्स मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये मैंने आपके लिए अलग से भी बना के रखा है क्योंकि होते तो कई सारे एलिमेंट्स हैं बट आपको कुछ मेन एलिमेंट्स को ही याद रखना है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कार्बन, देन हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। यहाँ पे इसको आप Ag और Ag लिख सकते हो। ये होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉप के एलिमेंट्स हैं अगर वो किसी ऐसे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं जो कि उससे कम रिएक्टिव है, जो कि नीचे प्रेजेंट है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो उसको क्या होगा, डिस्प्लेस कर देंगे। इसी तब जाके उसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपली मतलब होता है कि एक एलिमेंट को हटा करके उसकी जगह ले लेना। और वो कैसे वो जगह ले पाएंगे, जो एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो आई होप ये आप ये रिएक्टिविटी सीरीज को आप ये कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी काम आएगी। और आपको बस इतने ही एलिमेंट्स को रिमेंबर करना है, जैसे हमने एटॉमिक नंबर में देखा था 1 to 20, उसी तरीके से अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में इन एलिमेंट्स को मेमोराइज कर ले जाते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए और देखते हैं, इसके कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। अब जैसे
एक एग्जांपल है इसमें, मैं आपको इसमें ये भी समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो काम आ रही है। जैसे कि एक रिएक्शन दिया है Fe प्लस CuSO4। चलिए ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए Fe क्या है, आयरन। आयरन आप देखिए यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे क्या है, कॉपर। कॉपर से ऊपर है आयरन, यानी कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है इन टर्म्स ऑफ कॉपर। तो वो क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। अब यहाँ पे वो कॉपर को हटा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा, और कॉपर को कहेगा भाई तुम निकलो, तुम्हारी जगह हम आ गए। तो बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा FeSO4 का। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की जगह ले ली, इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, Zn प्लस CuSO4। अब आप यहाँ पे देखिए, जिंक जो है, जिंक हमारा फिर कॉपर से ऊपर है, तो ये कहेगा कि कॉपर को भैया तुम हटो, हम तुम्हारी जगह आ रहे हैं। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हाँ ठीक है, उसी तरीके से अगर ये तो फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा, ठीक है, उसको अलग से समझते हैं। तो ये होगा हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की जगह ले ली, और कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर पाएगा उसके लिए हमको क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमको रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा भी लर्न होगी, तो जो एलिमेंट टॉप पे प्रेजेंट है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या होगा, डिस्प्लेस कर देंगे और उनकी जगह खुद जाके ले लेंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन्हीं के एक लेवल और ऊपर आता है जिसको कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनके हमने अभी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जब एग्जांपल देखा था, जब हम बैलेंस कर रहे थे इक्वेशंस को, तो वहां पे भी हमने ये चीज सीखी। वहां पे मैंने आपको बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल है। जो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है नंबर 4, वो कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे समझो, AB प्लस CD। अब यहाँ पे A जो है वो चला जाएगा C की जगह, तो वो बना लेगा AD, और B जो है वो चला जाएगा C के साथ। यानी कि यहाँ पे A का भी A जो है वो D को लेके चला गया, और B जो है वो C को लेके चला गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, दोनों लोग का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे की जगह ले लिए। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने उस एग्जांपल में देखा था, जब बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट की हमने बात की, Na2SO4 की, तो यहाँ पे आप देखिए किसका फॉर्मेशन हुआ था, BaSO4 का। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था BaSO4 और प्लस NaCl। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला गया, और सोडियम जो है वो क्लोराइड को लेके भाग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले रिएक्शन को बैलेंस भी कर लो, और आप समझ सकते हो कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ और तीसरा जो है चौथे के साथ वो डिस्प्लेस हो गया। इसको क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अभी तक हमने ये सीखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आप में ये जरूर आ सकता है कि आपको रिएक्शन कोई गिवन होगी, आपको पहचानना होगा कि ये किस तरीके की रिएक्शन है। तो प्लीज आप इसको वीडियो को स्किप मत करिएगा कोई भी पार्ट, और कोई भी पार्ट आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रिप्ले करके फिर से एक बार और समझने की कोशिश करिएगा। तो अभी तक हमने देखा, यहाँ तक काफी चीजें हमने कवर की। अब इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है वो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड रेंसिडिटी एंड करोजन। तो अब इस पे आते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटे पॉइंट्स में इनका मतलब लिखवा देता हूं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन, देखिए नाम से ही क्लियर है कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड होना, या इसको आप मतलब जैसे हिंदी में लिखिए चाहे किसी में भी लिखिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना, ऐसे आप इसको समझिए कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो भी उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, या हाइड्रोजन निकल रही है तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होगा, ठीक इसी का अपोजिट, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना और या तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना।
इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी एलिमेंट में, और रिडक्शन का मतलब हुआ हाइड्रोजन ऐड हो रही है। अब जैसे कि बात करें, जब कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रहा है कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप ये देख सकते हो, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऐड हो रही है। इसको आप इस तरीके से बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 इसके एलिमेंट्स, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब उसी तरीके से एक और रिएक्शन हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन देखिए, अगर आप इसी कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्मेशन हो रहा है, तो कॉपर और वाटर का जो फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में आप देखिए, अब ऑक्सीजन जो है वो कॉपर से हट गया, तो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, उसका रिडक्शन हो गया कॉपर का। और ऑक्सीजन जाके कहा ऐड हो गया, हाइड्रोजन में, तो इसका हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एक ही ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, उनको क्या कहते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, जैसा कि ये एग्जांपल, तो उसमें क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ ही देखने को मिल रही है, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन बोथ। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसा कि अभी हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। तो आप यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन जो है जिंक से निकल गया, तो यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, जिंक रिड्यूस हो गया या उसका रिडक्शन हो गया। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। वो एग्जांपल हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो यही होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब इसके बाद जो आपके छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज करोजन एंड रेंसिडिटी, ये क्या होता है। तो करोजन एक सिंपली आप ऐसा प्रोसेस समझ सकते हो जिसमें कि आयरन की क्या होती है, रस्टिंग होती है, कि जो भी मेटल्स होते हैं वो एयर के एक्सपोजर में आके वो क्या होते हैं, करोड हो जाते हैं, उनपे रस्ट लग जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, करोजन। तो उससे क्या होता है, जो मेटल के सरफेस होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो उससे प्रिवेंशन हम कैसे पा सकते हैं, जैसे ऑयलिंग वगैरह या ग्रीसिंग से, या उनको रेगुलरली पेंट वगैरह करने से हम करोजन से करोजन से निजात पा सकते हैं। तो यही होता है करोजन। तो इसमें क्या होता है, मेटल सरफेस पे क्या होता है, रस्ट या करोजन आ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो आउटर लेयर होती है वो आप देखेंगे तो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो ऐसे ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, करोजन। और ये मूल्य होता किसका है, आयरन का। तो करोजन में आपको एक सिंपल सा एक रस्ट याद रखना है, रस्टिंग हो जाती है आयरन की, तो करोजन ये होता है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन से आप इसको समझ सकते हो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4.XH2O, Fe2O3 सॉरी, Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, ये होता है हमारा रस्ट का फॉर्मूला। तो ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट एंड व्हाट इज करोजन। तो आपको करोजन में क्या रखना है कि the exposure of metals, exposure of metals of metallic surface, metals such as iron, expose metal with air causes the outer surface to corrode or rust, which harms the outer surface। आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, करोजन। करोजन causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and other objects which are made of metal, specifically iron. Corrosion of iron is a serious problem. Yes. अब इसके बाद एक लास्ट आपका टॉपिक बचता है, वो होता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब एक सिंपल सा है कि जब आपने जो है आपका फूड जो है काफी टाइम तक ऐसे ही खुला छोड़ दिया है या बाहर ही छोड़ दिया है, आफ्टर 1 और 2 डेज आप देखेंगे आपको एक फाउल स्मेल आएगी, तो खाना जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि खाना सड़ गया है, तो अब ये यूज के काबिल नहीं रहा, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी।
तो rancidity is simply the spoilage of foods due to the fat and oil which is present in them and caused by the oxidation of those elements leading to bad smell and taste. तो खाना हमारा जो सड़ जाता है अगर इसको काफी टाइम तक आप एयर के एक्सपोजर में रख देंगे तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो खाना हमारा सड़ जाएगा. तो इसका जो है हम प्रिवेंशन कैसे पा सकते हैं, यूजिंग सम एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है, आप देखते होंगे घर में भी जैसे खाना जब बच जाता है तो हम लोग उसको फ्रिज में रख देते हैं 1-2 दिन तक, फिर वो चल जाता है. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि रेफ्रिजरेशन इज वन ऑफ द मींस कॉमन या बेसिक प्रिवेंशन मेथड फॉर रेंसिडिटी. तो आप उसको रेफ्रिजरेशन में देख सकते हो. और देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जो आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं या कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उसमें देखिए नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की जाती है ताकि उसपे वो ऑक्सीडेशन को ना होने दे और हमारा खाना जो है वो सड़े ना. ताकि चिप्स तभी आप देखे होंगे ये जो पैकेट्स होते हैं वो काफी दिन तक चलते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट वगैरह भी मेंशन होती है कि वो इस डेट तक चल सकते हैं. सोचिए 1 महीना 2 महीना या साल भर तक वो चल सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रोजन गैस. तो वो इतनी इफेक्टिव होती है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए. तो ये होता है रेंसिडिटी का फॉर्मेशन, रेंसिडिटी की डेफिनेशन और हम उससे कैसे बच सकते हैं. ठीक है, अब इसमें कुछ कह रहा है कि कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि ये वाली जो रिएक्शन आपको गिवन है 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O, कि इसमें किसका, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सोडियम के साथ ऐड होके बना रहा है ये एलिमेंट सोडियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, और उसी तरीके से एक और रिएक्शन उन्होंने दिया कि CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O. तो यहाँ पे आप देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल और इनके क्वेश्चंस. तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में ये समझा कि इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझी. सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझा, उसी की हेल्प से फिर हमने ये समझा कि एलिमेंट्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनके वैलेंसीज को क्रॉस आउट करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. फिर उसके बाद हमने सीखा कि हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं इक्वेशंस को. फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखी, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, करोजन, रेंसिडिटी, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा. तो इस पूरे चैप्टर को क्लियर किया. अब जो है अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के जो आपके जो लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं अब इनको कवर करते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में. तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट. तो आपको कुछ इसमें रिएक्शंस गिवन है, आपको एक आपको रिएक्शन गिवन है और आपको कुछ इसके ऑप्शंस गिवन है. तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा. तो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस CO2. आप यहाँ पे देखिए तो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो लेड ऑक्साइड का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया है. लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो चुका है और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन. तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेनी है. अब यहाँ पे सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो आप देखिए लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ना कि लेड का, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. बी पार्ट आपका कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो अब यहाँ देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए बी पार्ट भी आपका गलत हो जाएगा. देन सी पार्ट आपका कह रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. यस, कार्बन का देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये सी पार्ट आपका करेक्ट है. और डी पार्ट आपका कह रहा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. यस, लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इसलिए लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन. इसका मतलब आपका ए और बी जो है इनकरेक्ट है. तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी वो आपका सही हो जाएगा. तो आप इसको टिक कर लीजिएगा. फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. एनसीईआरटी का ही एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2 में आपका एक रिएक्शन गिवन है Fe2O3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe. इस रिएक्शन में देखिए अगर आप ध्यान से तो एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे आयरन को रिप्लेस कर रहा है या आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और आयरन की जगह खुद आ जा रहा है और आयरन को कह रहा है भाई तुम चलो. तो क्यों ऐसा वो कर पा रहा है, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है
आयरन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। आपने जो रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी उसमें एल्युमिनियम था ऊपर और आयरन था उसके नीचे, इसलिए एल्युमिनियम क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये किसका एग्जांपल है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ एल्युमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट पार्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है इसी में आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। अगर आयरन का जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा तो इसमें आपको बताना है कि वी टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले आइए रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब इसको आप पहले यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए, क्लोरीन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो यहाँ पे 2 आप इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 टाइम्स ऑफ HCl हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है फॉर्मेशन हो जाएगा आयरन क्लोराइड का और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पार्ट ए, कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। उसी तरीके से अब आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है काफी अच्छे से। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। और इसको हमको बैलेंस क्यों करना चाहिए, इन ऑर्डर टू सो दैट द इक्वेशन इज स्टेबल, ताकि ये स्टेबल है। ऐसा नहीं हो कि एटम्स यहाँ पे किसी सेम एलिमेंट के यहाँ पे एटम्स कम है यहाँ पे ज्यादा है तो वो इक्वेशन क्या होगा, स्टेबल नहीं होगी। तो अगर हमको किसी इक्वेशन को स्टेबल करना है या बैलेंस करना है तो हमको उसको बैलेंस करना जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन मोर स्टेबल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। सबसे पहले ये जो इक्वेशंस वर्ड्स में गिवन है उसको हमको केमिकल फॉर्म में लिख लेना है और उनको बैलेंस करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबाइन करेगा आपका नाइट्रोजन के साथ और फॉर्मेशन होगा किसका, अमोनिया का। तो चलिए इस इक्वेशन को एक बार फिर से समझते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी इस चीज को अच्छे से देखा था कि एक नाइट्रोजन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 7, उसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो होगा 2 और 5, 2,5। इसका मतलब इसके जो लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हाइड्रोजन के साथ वो शेयर कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही एक इलेक्ट्रॉन होता है अपने लास्ट ऑर्बिट में या सिंगल ऑर्बिट में ही, और इस तरीके से अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है NH3 का। अब यहाँ पे इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला होता है H2S। उसका अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आई कि अब इसको बैलेंस करने की। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन वो बैलेंस है, सल्फर सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे कितने हैं 3, तो 3 एक ऑड है तो इसको हमको इवन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन होगा यहाँ पे टोटल 4, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइड्रोजन भी हो गए 4, यहाँ पे भी हो गए 4, बट यहाँ पे सल्फर कितना हो गया 2, तो हमको यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सल्फर को बैलेंस करने के लिए। अब सल्फर और हाइड्रोजन तो दोनों बैलेंस हो गए बट ऑक्सीजन जो है वो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गए, यहाँ पे सिर्फ 4 ही है तो आप यहाँ पे 2 को 2 से ना मल्टीप्लाई करके आप यहाँ फाइनली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी फाइनली बैलेंस हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी पार्ट है वो कह रहा है कि बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो बैरियम क्लोराइड हमने काफी बार देख भी लिया है, इसको BaCl2 का रिएक्शन हो रहा है एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम सल्फेट बना कैसे होगा, Al की वैलेंसी प्लस की 3 और SO4 की माइनस की 2, इनकी वैलेंसी इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा Al2
SO4 का होल थ्राइस। तो यही चीज यहाँ पे हमको लिख देनी Al2SO4 का होल थ्राइस। आई होप आप सबने जो है एटॉमिक नंबर और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। तो वही आप एप्लीकेबल करके कोई एलिमेंट आप बना सकते हो या इसका रिएक्शन भी आप करवा सकते हो। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बैरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की -1, एल्यूमिनियम की +3 और सल्फेट की -2। अब यहाँ पे आप देखिए बैरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला गया, बना लिया BaSO4। दोनों की वैलेंसी 2 की थी, प्लस तो क्रॉस आउट हो गया। और प्लस एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला गया, AlCl3 का फॉर्मेशन हो गया, बिकॉज एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और क्लोरीन की -1। अब यहाँ पे बात आई इसको बैलेंस करने की। तो आप देखिए बैरियम तो सिंगल एटम है बट सल्फेट के 3 एटम्स है, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैरियम को स्टेबल बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे बैरियम सल्फेट तो बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड की बारी आई। अब यहाँ पे देखिए आप एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्लोरीन के 6 हो गए टोटल। यहाँ पे भी क्लोरीन के 6 हो गए। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट। ये कह रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। तो पोटेशियम मेटल जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, सबसे पहले ये समझते हैं। पोटेशियम का हम जानते हैं वैलेंसी प्लस का 1 होता है और वाटर जो है H+ और OH- में ब्रेक होगा। तो K जो है प्लस का है तो OH के साथ चला जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन, अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल 3 एटम्स हैं, यहाँ 2 ही हैं, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये टोटल हो गए, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ सबसे पहले हमने 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए टोटल 4। अब आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4, बट ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन हो गया 2, बट पोटेशियम कितना है 2 हो गया। यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी है बैलेंस करना है हमको फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस को। सबसे पहला पार्ट है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर। चलिए इसको देखते हैं कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैल्शियम का तो सिंगल एटम है बट नाइट्रेट के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे सिंगल ही एटम है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कैल्शियम नाइट्रेट बैलेंस हो गया। अब बारी आई हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 2 टोटल हो गए 4, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बारी आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आप देखिए यहाँ पे 3 2 6, 6 + 2 8 एटम्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 2 6 + 2 8 एटम्स हैं। तो यानी कि अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा वाटर में और HNO3 में। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी देखते हैं। NaOH की रिएक्शन करवानी है H2SO4 के साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। हम ही जानते हैं Na जो है प्लस में टूटेगा और OH जो है वो माइनस में। उसी तरीके से हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 और सल्फेट की -2। तो Na के साथ चला जाएगा, सल्फेट तो बन जाएगा Na2SO4 और आपका बन जाएगा वाटर H2O। अब बारी आई इनको बैलेंस करने की। तो अब आप देखिए बैलेंस कैसे होंगे। यहाँ पे Na के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे सिंगल ही एटम, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। SO4 ऑलरेडी बैलेंस है। अब बारी आई हाइड्रोजन की। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 2 और +2 4 हैं, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 2 6। यस करेक्ट। अब ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस होगी। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा NaOH में और H2O में। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में कह रहा है NaCl + AgNO3 आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा कि किस टाइप्स की रिएक्शन है। अगर आप देख सकते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये किस टाइप की रिएक्शन है। सेम उसी तरीके से इस रिएक्शन को भी देखिए आप। तो Na की वैलेंसी +1, क्लोरीन की -1, उसी तरह सिल्वर की +1, नाइट्रेट की -1। अब यहाँ पे आप देखिए सिंपली Na जो है NO3 के साथ रिएक्ट करेगा, Na NO3 के साथ एलिमेंट फॉर्म करेगा प्लस AgCl के साथ। तो यहाँ पे देखिए सभी एटम सिंगल ही हैं, ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब आइए इसका जो है हम लोग डी पार्ट देखते हैं। आई होप आप ये नोट करते हुए चल रहे होंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड और H2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4 की रिएक्शन, बेरियम की हम जानते हैं प्लस की 2, क्लोरीन की -1, हाइड्रोजन की प्लस की 1 और सल्फेट की माइनस की 2। आप अगर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आप कोई भी रिएक्शन आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप ही उनका एलिमेंट्स को का फॉर्मेशन करके आप समझ सकते हैं, कोई भी चीज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब ये बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ HCl, बिकॉज ये दोनों डबल डबल एलिमेंट्स है तो हो जाएगा 2HCl। यस करेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करानी है कार्बन डाइऑक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपको उनके नेम्स के साथ साथ ये एलिमेंट्स याद होने चाहिए, इनका क्या नाम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CO3 प्लस H2। अब यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम का सिंगल एलिमेंट, CO2 C का सिंगल एलिमेंट, यस करेक्ट। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे 3 + 1 4, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम, यस ये रिएक्शन क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई। 7th का ए पार्ट है ये। अब 7th का बी पार्ट देखते हैं। 7th का बी पार्ट कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, Zn प्लस AgNO3। अब यहाँ पे जिंक जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो बना देगा जिंक नाइट्रेट, और जिंक की वैलेंसी क्योंकि प्लस की 2 होती है इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा और बन जाएगा हमारा Ag यानी कि सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस Ag। अब आप यहाँ पे देखिए जिंक नाइट्रेट के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Ag में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब 7th का सी पार्ट देखते हैं। 7th का सी पार्ट चेक करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखिए 7th क्वेश्चन का सी पार्ट कह रहा है कि एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2। अब इसमें आपका क्या बन रहा है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड जो है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस Cl2, यस एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे एल्युमिनियम क्या होगा, कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। अब चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो अब यहाँ देखिए क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो गए दोनों तरफ। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉपर के 3 है तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप किसी भी रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का 7th का सी पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th के डी पार्ट पे, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पोटेशियम की वैलेंसी प्लस की 1, सल्फेट की माइनस की 2। ठीक है, तो बेरियम का प्लस का 2, क्लोराइड का माइनस का 1, पोटेशियम का प्लस का 1, सल्फेट की माइनस की 2। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा BaSO4 का और KCl का, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ KCl बिकॉज K2 और Cl2। ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। आई होप आप ये नोट कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड, इट मींस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बिकॉज पोटेशियम की वैलेंसी प्लस की 1, ब्रोमाइड की माइनस की 1, तो KBr हो गया, प्लस बेरियम आयोडाइड प्लस BaI2 का रिएक्शन जब हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड का और बेरियम ब्रोमाइड का, तो पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा इसके साथ Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड, इट मींस BaBr2 बिकॉज यहाँ Ba की हम जानते हैं प्लस की 2, आयोडाइड की माइनस की 1। अब यहाँ पे आ गया इसको बैलेंस करना, तो यहाँ पे आप देखिए I के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे आप 2 आइटम्स यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेरियम और आयोडाइड, पोटेशियम और आयोडीन यहाँ पे बैलेंस हो गए। अब बचा Ba और Br, तो यहाँ पे देखिए Br2 के आइटम्स है, यहाँ पे भी Br के 2 आइटम्स है, Ba का सिंगल आइटम है, Ba का सिंगल आइटम, तो ये रिएक्शन अब हो गई हमारी बैलेंस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट पे, जिंक कार्बोनेट जो है, हाँ यहाँ पे देखिए किस तरीके का रिएक्शन है, तो ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज दोनों एक दूसरे को आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, जिंक कार्बोनेट जो है ZnCO3
ये डिस्प्लेस, ये डिकम्पोज हो रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट दो एलिमेंट में ब्रेक हो रहा है, इसलिए कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसलिए ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी पार्ट है वो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 दोनों गैस फॉर्म में है, इट विल गिव यू 2 टाइम्स ऑफ HCl। तो आपको सिंपली ये छोटी सी रिएक्शन है वो याद रखनी है। और ये कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये आपको नोट करते हुए चलना है। और क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट कह रहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मींस Mg प्लस Cl2 HCl, इट विल गिव यू MgCl2 प्लस H2। ये कैसे हुआ देखिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस की 2, हाइड्रोजन की प्लस की 1, क्लोरीन की माइनस की 1, तो प्लस Mg जो है वो माइनस का, क्लोरीन की -1 की वैलेंसी थी उसके साथ इसने रिएक्ट किया, तो मैग्नीशियम का जो प्लस की 2 वैलेंसी थी और क्लोरीन की माइनस की 1 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर MgCl2 बना लिया और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो गई। तब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स डिस्कस किए, आई होप आप भी नोट कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे वो रिएक्शंस होती है जिसमें कि हीट या एनर्जी रिलीज हो रही हो, जैसे कि हमने देखा था जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जो था जब उसको हमने पानी में मिलाया वाटर में H2O में, तो कैसा किसका फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हुई। तो वो कैसा एक एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आप एक एग्जांपल ऐसा लिख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जब हमारा फॉर्मेशन हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का, तो इसका फॉर्मेशन हो गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और लार्ज अमाउंट में क्या था, हीट रिलीज हुई थी। तो ये एक एग्जांपल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट आपकी जो है वो रिलीज हो रही हो, हीट आपकी रिलीज हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे कि एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस था जिसमें कि जो हमारा जो फूड मटेरियल है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन तो हीट और या एनर्जी रिलीज होती है। और वो रिएक्शन आपको अच्छे से मेमोराइज करके रखनी है कि C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये रेस्पिरेशन का एग्जांपल है और ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि जो आपकी जो हीट एनर्जी है वो रिलीज नहीं होती बल्कि वो एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे आप जब बर्फ को गर्म करोगे, हीट उसको प्रोवाइड करोगे, तो वो क्या होगा, पानी बन जाएगा, वो मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा। तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज अभी अभी हमने देखा बिकॉज उसमें हीट एनर्जी क्या है, रिलीज होती है, और आपको इसका रिएक्शन अच्छे से लर्न करना है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए एग्जाम्पल, इसको तो हमने डिस्कस भी किया है, बट अगर आपका ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन आपस में क्यों अपोजिट है एक दूसरे के। बिकॉज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपको ऐसे लिख के दिखा देना है कि दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि वही प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है अपने रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स में। तो इसलिए ये जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। तो इनका कोई भी आप, हमने ये टॉपिक जब डिस्कस किया था उसमें अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप जैसे कोई किसी भी कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे आपने AgCl को देखा जब सनलाइट की प्रेजेंस में वो सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग डिवाइड हो गया था। तो वो एग्जांपल्स हो गए किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राइट वन एग्जांपल ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो उसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स से प्रोवाइड किया गया होगा हीट या एनर्जी, तब जाके वो एलिमेंट ब्रेक हुआ होगा।
तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो तीन मेन फैक्टर्स की वजह से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो तीन मेन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। जैसे कि अगर हीट प्रोवाइड किया गया हो, या इलेक्ट्रिसिटी या लाइट प्रोवाइड किया गया हो, या सनलाइट प्रोवाइड किया गया हो, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि जब वाटर जो है उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वो H प्लस और OH आयन, OH माइनस में वो ब्रेक होता है। सनलाइट में आपने पढ़ा जैसे कि AgCl होगा, उस पर आप जो सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो Ag और क्लोरीन में वो ब्रेक हो जाएगा। 2Ag plus Cl2 it will give you Cl2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोवाइड करके उनको अलग अलग कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। अब इसमें कि जब एक रिएक्टेंट एक ही को डिस्प्लेस कर रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, बट वो दोनों आपस में एक दूसरे को ही डिस्प्लेस कर दें तो हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन द ऑयल रिफाइनरी। अब क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement with copper। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है AgNO3, जब इसमें हम कॉपर ऐड कर देते हैं तो होता क्या है, कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को तो वो सिल्वर को डिस्प्लेस करके वो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है और सिल्वर अलग हो जाता है। कॉपर नाइट्रेट 2, यहाँ पे भी 2। तो कॉपर नाइट्रेट जो है वो यहाँ पे इसको इस तरीके से कुछ डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। ये होता है सिल्वर रिफाइनिंग में। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमने हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्कस किया था, हीट या सनलाइट, तो उसमें हीट का एग्जांपल रह गया था। तो वहां पे आप हीट का ये लिख लीजिएगा, CaCO3 को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूजिंग हीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि प्रेसिपिटेट या व्हाइट पाउडर आप कह सकते हो उसका फॉर्मेशन होता है। जब आप किसी भी रिएक्शन को किसी फ्लास्क या ट्यूब में आप परफॉर्म कर रहे होगे तो उसमें नीचे देखोगे आप व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका एक एग्जाम्पल देखो तो सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन होता है NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो होता क्या है, वहां पे आप ये देखिए सिल्वर की प्लस की 1, नाइट्रेट की माइनस की 1, +1 -1, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है AgCl का, AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3, और यही AgCl ही हमारा होता क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये, जिसका जो कि ट्यूब में आपको नीचे व्हाइट पाउडर के फॉर्म में दिखेगा। तो इसी रिएक्शन को आप कह सकते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये वाला जो पर्टिकुलर एग्जांपल है ये एक आप देख सकते हैं आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यस, ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको हमने एग्जांपल्स इसके डिस्कस किए हैं वीडियो में काफी पहले, आप प्लीज उस पार्ट को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, शाइनी ब्राउन कलर्ड मटेरियल है, इसको हम हीट करेंगे तो वो ब्लैक हो जाता है, कलर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। तो इसमें आपको ये रिमेंबर करना है कि वो एलिमेंट जो है एक्स एलिमेंट है वो है कॉपर। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यही हमारा जो है वो ब्लैक कलर का होता है। तो आप यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। तो वो जो एक्स एलिमेंट है वो है कॉपर और जो ब्लैक एलिमेंट फॉर्म होता है वो होता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम गेटिंग करोजन और फ्रॉम रस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई, बिकॉज नाइट्रोजन इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स। ये आपका जो भी चिप्स के पैकेट्स या जो भी आपके मार्केट्स में पैकेट्स में फूड अवेलेबल होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि वो फूड को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर सके और फूड काफी टाइम तक चल सके बिना खराब हुए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। यस, करोजन एंड रेंसिडिटी। तो करोजन और रेंसिडिटी हमने पहले भी इस वीडियो में डिस्कस किया कि करोजन का क्या मतलब होता है कि सरफेस ऑफ मेटल्स जो है वो डिग्रेड हो जाती है ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ एयर एंड वाटर, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। और रेंसिडिटी का क्या मतलब हुआ, द स्पॉइलेज ऑफ फूड जो है खाना जो है हमारा बेकार हो जाता है, सड़ जाता है 1-2 दिन बाद अगर आप उसको ऐसे ही एयर में छोड़ देंगे। तो इसके लिए
बिकॉज उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यूजिंग एनी एंटीऑक्सीडेंट्स। और नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन गैस जो है वो चिप्स के पैकेट्स में या फूड पैकेट्स में फिल की जाती है। और इसमें आपने खुद अपने घरों में भी देखा होगा कि आपका जो आपने जो खाना बनाया अगर वो यूज नहीं करते तो आप मोस्टली उसको फ्रिज वगैरह में रख देते हैं या कोल्ड स्टोरेज में आप उसको रख सकते हैं, तो ताकि वो फूड जो है 1-2 दिन या 3 दिन तक वो चल सके। तो रेफ्रिजरेशन भी एक अच्छा एक प्रिवेंशन है फ्रॉम रेंसिडिटी। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी बुक के काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे मेन यही होता है कि आपको एटॉमिक नंबर और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान से समझ में भी आना चाहिए, या हो सके तो आप याद कर लीजिए उस चीज को तो और भी अच्छा है। बिकॉज अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया तो आपको कोई भी रिएक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इजिली उस कॉन्सेप्ट को समझ के कोई भी रिएक्शन अपने से भी कर सकते हो और रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो भी अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज आप उसको नोट करिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, उसको रिप्ले करके और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और अभी आपके एग्जाम्स भी नियर आ रहे हैं तो प्लीज काफी अच्छे से सारी चीजें समझने की कोशिश करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा जिनको इस जो कि क्लास 10th में है, जिनका एग्जाम्स नियर आ रहे हैं, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सके इस टाइम पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी चैनल पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस जो है सारे टॉपिक्स के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।